कहानी की शुरुआत दुनिया की सबसे खौफनाक जेल से होती है। ये जेल एक ऐसी सुनसान जगह पर बनी हुई थी जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस जेल में कोई दीवार या बॉर्डर नहीं थी। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करता तो गार्ड्स उसे रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करते थे, क्योंकि पूरी जेल के बाहर जमीन के नीचे बहुत सारी माइंस बिछी हुई थी। ये माइंस इतनी सफाई से छिपाई गई थी कि कोई इन्हें देख ही नहीं सकता था। जैसे ही किसी कैदी का पैर वहां पड़ता एक जोरदार धमाका होता और उसकी वहीं मौत हो जाती थी। इसी खौफ की वजह से कोई भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे जाती है, जहां हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी शादी की खुशी में दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका में पार्टी करने आया था। वहां उन सब ने जमकर मजे किए, लेकिन अगली सुबह जब वो सब एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी माइकल की नजर रायन पर पड़ी। वो चुपचाप अपनी जेब में कुछ छिपा रहा था जो असल में ड्रग्स था। रायन बड़ी ही चालाकी से एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी को धोखा देकर उस जहर को अंदर ले आया था। ये देखकर माइकल और बाकी दोस्त बुरी तरह डर गए थे कि अगर चेकिंग में वो पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। इसी खौफ के बीच उनका एक और दोस्त ग्रेग अपना पेट पकड़े वॉशरूम से बाहर आया। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछता, ग्रेग सीधा जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकलने लगा था। तभी वहां गार्ड्स कुत्ते के साथ पहुंच जाते हैं। वो कुत्ता ग्रेग के पास जाकर भौंकने लगता है। इससे गार्ड्स को शक हो जाता है और वो तुरंत उन सभी को पकड़कर इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। वहां गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि ग्रेग ने ड्रग्स की तस्करी के लिए कुछ गुब्बारे निगल लिए थे जो अब उसके पेट में फट चुके हैं। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा है। ये सुनकर माइकल और बाकी दोस्त बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। वो जानते हैं कि अगर अब वो सच भी बोलेंगे तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तलाशी लेने पर रायन के पास से भी वही सामान मिल जाता है। पुलिस को लगता है कि ये सब किसी बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। माइकल और उसके दोस्त बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले जाती है। इसके बाद उन सभी को सेना के कब्जे वाले उसी भयानक आइलैंड पर ले जाया जाता है। उन्हें एक नाव में बिठाकर उसी खौफनाक जेल में ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में माइकल देखता है कि कुछ बैग्स के अंदर इंसानी लाशें रखी हुई थी। ये देखकर वो बुरी तरह कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या होने वाला है। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक ट्रक में भर दिया जाता है और वो एक लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो उसी जेल के पास पहुंचते हैं जिसके चारों तरफ मौत का जाल बिछा होता है। माइकल के साथ उसके ससुर जॉन भी होते हैं। जॉन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस जेल में कोई दीवार क्यों नहीं है। वो मन ही मन सोचते हैं कि यहाँ से भागना तो बहुत आसान होगा, और बाकी दोस्त भी बिल्कुल यही सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर एक कैदी पर पड़ती है जो बहुत तेजी से दौड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। एक गार्ड उस पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, तभी दूसरा गार्ड उसे रोक देता है। माइकल और उसके दोस्त दूर से ये सब देख रहे होते हैं। वो कैदी दौड़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका पैर एक माइंस पर पड़ता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और उस कैदी के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर माइकल और उसके सभी दोस्त बुरी तरह कांप जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस जेल में कोई दीवार क्यों नहीं है। जॉन तुरंत अपने बेटे काई से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। दूसरी तरफ ग्रेग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसके पेट से खून बहने लगा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। ग्रेग अपने दो दोस्तों से कहता है कि मेरे लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ। वो दोनों तुरंत डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी बीच जॉन और उसका बेटा काई जेल के ऑफिस में जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि हमें तुम्हारे वार्डन से मिलना है। गार्ड एक बटन दबाता है और एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। सामने डेस्क पर बस एक कंप्यूटर रखा होता है जिसकी स्क्रीन पर वीडियो कॉल चल रही होती है। स्क्रीन वाला आदमी ही जेल का वार्डन था। वार्डन उनसे कहता है कि तुम लोग ब्रिटिश नागरिक हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। जॉन पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा। वार्डन जवाब देता है कि 5 से 6 साल। ये सुनकर जॉन भड़क जाता है और गुस्से में वार्डन से बहस करने लगता है, लेकिन तभी कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है। इधर माइकल और उसके दोस्त पूरी जेल छान मारने के बाद आखिरकार एक डॉक्टर को खोज लेते हैं। वो डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बेगुनाह हैं, लेकिन वहां के लोग उनकी भाषा ही नहीं समझते। वो इशारों में बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे डॉक्टर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो अचानक एक बंदूक निकालता है और उन्हें डराने लगता है। खौफ के मारे सभी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। तभी डॉक्टर पीछे से एक पर्दा हटाता है। वहां बर्फ के पानी से भरे एक बाथटब में एक आदमी को बांध कर रखा गया था। ये भयानक नजारा देखकर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उनका एक दोस्त पीछे से एक भारी
भारी कुर्सी उठाता है और सीधा डॉक्टर के सिर पर दे मारता है। डॉक्टर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। वो तुरंत उस बंधे हुए आदमी की रस्सियां काट देते हैं, लेकिन वो आदमी बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और बिना कपड़ों के ही डॉक्टर की बंदूक उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वहां यूनिफॉर्म पहने हुए 2 नर्स आते हैं और ग्रेग को एक स्ट्रेचर पर डालकर वहां से ले जाते हैं। दोस्तों को लगता है कि शायद उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद जॉन और उसके सभी साथी जेल की मैनेजर सेल्मा से मिलने जाते हैं। सेल्मा उन्हें खाने की मेज पर बैठाती है और कहती है कि उसे पता है ग्रेग एक बहुत अमीर आदमी है। वो उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो उसे $2 लाख देंगे तो वो उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल देगी, वरना वो जिंदगी भर वहीं सड़ते रहेंगे। वो सभी वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उन्होंने सेल्मा से मोहलत मांगी, लेकिन सेल्मा उनके चेहरे देखकर ही समझ गई थी कि ये लोग पैसे नहीं दे सकते। उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया और उन्हें बाहर फेंकवा दिया था। बाहर आते ही एक अजनबी आदमी ने उन्हें एक चिट्ठी दी जो ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से थी। चिट्ठी में लिखा था कि एम्बेसी इस मामले की जांच करेगी, चाहे इसमें 100 साल भी क्यों न लग जाएं। आखिरी लाइन पढ़कर ही उन्हें समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है और कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। लेकिन जॉन सबको हिम्मत देता है कि कोई न कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। तभी एक कैदी आकर उन्हें बताता है कि उनके रहने के लिए एक सेल का इंतजाम हो गया है। उन्हें उस सेल में ले जाया जाता है जहां पहले से ही बैंको नाम का एक खूंखार गैंगस्टर और क्लेम नाम की एक लड़की कैद होती है। अंदर आते ही बैंको उन सबसे कहता है कि तुम में से किसी एक को मुझे अपनी 2 किडनी देनी होंगी। इसके लिए एक डॉक्टर सब कुछ तैयार करेगा। वो सब देखते हैं कि ये तो वही डॉक्टर था जिसे उन्होंने कुर्सी से मारा था। डॉक्टर एक लड़के की तरफ इशारा करता है कि इसी ने मुझे मारा था। बैंको अपनी बंदूक निकालता है और तुरंत उस लड़के के सिर में गोली मार देता है। ये खौफनाक मौत देखकर सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। इसके बाद उस मरे हुए लड़के को बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। बैंको क्लेम को हुक्म देता है कि अब वही उसके पेट से किडनी बाहर निकालेगी। वो क्लेम को तरीका बताता है कि पहले जगह ढूंढो, फिर चमड़ी काटो और सीधा हाथ अंदर डालकर किडनी निकाल लो। क्लेम बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन खौफ के मारे वो वैसा ही करती है। वो पहली किडनी तो सही से निकाल लेती है, लेकिन दूसरी किडनी निकालते वक्त उसके हाथ इतने कांपते हैं कि वो सीधा जमीन पर गिरकर खराब हो जाती है। ये देखकर बैंको गुस्से से पागल हो जाता है। अब उसे अपनी दूसरी किडनी हर हाल में चाहिए थी, इसीलिए वो एक तरकीब निकालता है। बैंको कुछ छोटी लकड़ियां लेकर आता है और सबसे कहता है कि एक एक लकड़ी उठाओ, जिसके पास सबसे छोटी लकड़ी होगी वो अपनी किडनी देगा। सब कांपते हाथों से लकड़ियां उठाते हैं और किस्मत से सबसे छोटी लकड़ी जॉन के हाथ में आती है। जॉन अपनी किडनी देने के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि जॉन बहुत बूढ़ा है और उसकी किडनी किसी काम की नहीं है। इसके बाद दूसरी सबसे छोटी लकड़ी ह्यूगो के पास थी। ह्यूगो खौफ से कांपते हुए अपने कपड़े उतारकर बर्फ वाले बाथटब में बैठ जाता है। अपने दोस्त की ये हालत देखकर काई से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी लकड़ी तोड़कर छोटी कर दी और चिल्लाया कि मेरी लकड़ी सबसे छोटी है, तुम्हें मेरी किडनी लेनी होगी। काई ने ह्यूगो को बाथटब से बाहर निकालता और खुद उसकी जगह बैठ जाता है। जॉन अपने बेटे को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बैंको अपनी बंदूक जॉन के सिर पर तान देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक आदमी आकर बैंको से कहता है कि उसकी बहन सेल्मा उसे बुला रही है। ये सुनते ही बैंको वहां से चला जाता है और काई और जॉन की जान बाल बाल बच जाती है। बैंको के जाते ही क्लेम फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्लाती है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने हाथों से किसी की किडनी निकालनी पड़ेगी। तभी वो शैतान डॉक्टर वहां आ जाता है और क्लेम के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए अंदर ले जाता है। उसी दौरान काई अपने हाथ से एक अंगूठी निकालता है। जब वो लोग किडनी निकाल रहे थे, तभी काई ने चुपके से एक मरे हुए आदमी के हाथ से वो अंगूठी उतार कर अपने पास छिपा ली थी और अब यही उनके पास बची हुई इकलौती कीमती चीज थी। इसके बाद आधी रात को रायन चुपके से माइकल को उठाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। रायन माइकल से कहता है कि उसे शक है कि इस पूरी साजिश में सिर्फ ग्रेग शामिल नहीं है, बल्कि कोई और भी है। अगर सिर्फ ग्रेग ने ड्रग्स की तस्करी की थी तो पुलिस ने उन सबको क्यों पकड़ा? दोनों फैसला करते हैं कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेंगे। वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए चुपके से एक ऑफिस में पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि वहां क्लेम मौजूद थी। क्लेम को वहां ग्रेग की देखभाल करने के लिए रखा गया था। रायन क्लेम से कहता है कि उन्हें किसी भी तरह ग्रेग से मिलना है। क्लेम मान जाती है, लेकिन उन्हें चेतावनी देती है कि वो बिल्कुल शोर न मचाएं, वरना गार्ड्स उन्हें देख लेंगे। क्लेम उन्हें अंदर ले जाती है, लेकिन ग्रेग को देखते ही रायन और माइकल का खून खौल उठता है, क्योंकि उसी की वजह से उनका एक दोस्त मारा गया था और उसकी किडनी निकाल ली गई थी। ग्रेग उन्हें शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा। ग्रेग कहता है कि उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है, बस उसे अपने बॉस से बात करने के लिए एक फोन चाहिए। अगर उसकी एक बार बॉस से बात हो गई
तो वो उन सबको यहाँ से निकाल लेगा। माइकल और रायन उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और बाहर आकर सोचने लगते हैं कि इस भयानक जेल में फोन कहां से लाया जाए। दूसरी तरफ माइकल के बाकी दोस्तों की हालत भूख से खराब हो रही थी। उनके पास एक भी पैसा नहीं था और इस जेल में बिना पैसों के खाना नहीं मिलता था। ह्यूगो एक छोटी बच्ची को कैदियों को पैसे उधार देते हुए देखता है। ह्यूगो उस बच्ची के पास जाता है और उससे $100 उधार मांगता है, लेकिन वो बच्ची कहती है कि तुमने सेल्मा को $2 लाख देने का वादा किया है, इसीलिए इस जेल में कोई भी तुम्हें पैसे उधार नहीं देगा। ये सुनकर वो सभी बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वो भूख से तड़प कर ही मर जाएंगे। तभी काई की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो एक कैदी को मुर्गी देकर बदले में पैसे ले रहा था। काई तुरंत जॉन को ये बात बताता है। वो सब दौड़कर उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। जॉन अपने पैरों से खास डिजाइन वाले महंगे जूते उतारता है और उस आदमी को दे देता है ताकि बदले में वो उन्हें वो मुर्गी दे सके। किस्मत से वो आदमी मान जाता है और जूते लेकर उन्हें मुर्गी दे देता है। उधर माइकल और रायन जेल के अंडरटेकर को खोज रहे थे जो मरे हुए कैदियों को दफनाने या जलाने का काम करता था। काफी तलाश के बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं। माइकल उस अंडरटेकर से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए 2 काम करने होंगे। पहला, हमारे मरे हुए दोस्त की लाश को जला दो और दूसरा, हमें एक फोन कॉल करने दो। इसके बदले में माइकल उसे वही महंगी रिंग दिखाता है। अंडरटेकर उस रिंग को परखता है और समझ जाता है कि ये बहुत कीमती है। वो तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, तुम खुद चुन लो कि तुम्हें क्या चाहिए। माइकल और रायन के लिए वहां से भागना सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो फोन मांगने का फैसला करते हैं। अंडरटेकर वो रिंग ले लेता है और बदले में उन्हें एक पुराना फोन दे देता है। माइकल तुरंत वो फोन लेकर ग्रेग के पास जाता है। वो दोनों गार्ड्स की नजरों से बचकर एक वॉशरूम में घुस जाते हैं। ग्रेग जल्दी से अपने बॉस का नंबर डायल करता है और उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि आप किसी भी तरह हमें यहाँ से निकाल लीजिए। बॉस उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूछता है कि तुम लोग वहाँ फंसे कैसे। ये सुनकर ग्रेग तुरंत फोन काट देता है। वो माइकल से कहता है कि मैं बॉस को असली कहानी नहीं बता सकता, वरना वो बहुत भड़क जाएंगे। ग्रेग माइकल को समझाते हुए कहता है कि तुम बॉस से कहना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारे पास ही ड्रग्स मिला था। अगर तुम ये इल्जाम अपने सिर ले लोगे तो बॉस मुझे यहाँ से निकाल लेंगे और मैं वादा करता हूँ कि बाहर जाते ही मैं तुम सबको भी यहाँ से आजाद करवा दूंगा। माइकल चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुनता रहता है और सिर हिलाकर हाँ कर देता है। ग्रेग दोबारा बॉस को फोन मिलाता है और पूरी कहानी पलटते हुए कहता है कि मेरे दोस्त माइकल की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। इसके बाद ग्रेग वो फोन माइकल के हाथ में थमा देता है। माइकल फोन कान पर लगाता है, लेकिन वो ग्रेग की कोई बात नहीं मानता और बॉस को सारी सच्चाई बता देता है। वो बॉस से कहता है कि ग्रेग ने ही हम सब से छिपकर ड्रग्स की तस्करी की थी और उसी की वजह से हम पकड़े गए हैं। ग्रेग ये सब सुनकर घबरा जाता है और माइकल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे धक्का दे देता है और बॉस से बात करता रहता है। माइकल समझ चुका था कि ग्रेग सिर्फ खुद को बचाने की चाल चल रहा है और वो बाहर जाकर उन्हें कभी नहीं बचाएगा। ग्रेग फिर से माइकल की तरफ झपटता है, लेकिन इस बार माइकल पूरी ताकत से ग्रेग को एक जोरदार मुक्का मारता है। ग्रेग छिटक कर दूर गिरता है और माइकल उसके ऊपर बैठकर फोन पर अपनी बात पूरी करता है। बात खत्म होने के बाद माइकल ग्रेग को आवाज लगाता है, लेकिन ग्रेग कोई जवाब नहीं देता। माइकल उसे बार बार हिलाता है, लेकिन तब वो देखता है कि ग्रेग की सांसें रुक चुकी थीं। माइकल के जोरदार मुक्के से ग्रेग की वहीं मौत हो चुकी थी। माइकल ये देखकर बुरी तरह कांपने लगता है कि उसने अपने ही दोस्त की जान ले ली। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगता है। माइकल घबरा जाता है और हड़बड़ी में ग्रेग की लाश को कमोड के अंदर धकेल देता है और वहां से बाहर भाग जाता है। माइकल दौड़ते हुए अपने सेल में पहुंचता है और दीवार का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर वहां फोन छिपाने लगता है। तभी उसके सेल का दरवाजा खुला होता है और जॉन की वो मुर्गी भागकर बाहर निकल जाती है। माइकल फोन छिपाकर जैसे ही बाहर आता है, उसके सिर पर एक मुर्गी का पंख गिरता है। वो ऊपर देखता है कि एक आदमी उस मुर्गी को पकड़े हुए खड़ा था। वो आदमी माइकल की तरफ देखकर कहता है कि तुमने अभी वॉशरूम में जो कुछ भी किया है, मैंने वो सब देख लिया है। ये सुनकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना। वो आदमी कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माइकल तुरंत उसकी बात मान जाता है और वो आदमी उसे मुर्गी वापस दे देता है। रात के समय सभी दोस्त एक साथ बैठकर उस मुर्गी को भूनकर खा रहे होते हैं। तभी माइकल सबसे कहता है कि इस आइलैंड पर एक फैक्ट्री भी है, हमें कल से वहां काम करना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें, वरना हम सब यहाँ भूख से
तड़प कर मर जाएंगे। सभी दोस्त उसकी बात मान जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी काम करने के लिए फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, लेकिन ह्यूगो उनके साथ नहीं होता। ह्यूगो को सेल्मा ने अपने ऑफिस में बुलाया था। सेल्मा ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। तुम्हें मेरे भाई बैंको के कमरे में जाकर जमीन के नीचे एक माइन छिपानी होगी ताकि उसकी मौत हो जाए। ह्यूगो ये सुनकर डर जाता है, लेकिन कहता है कि मैं ये काम करूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगी। सेल्मा मान जाती है, लेकिन वो साफ कह देती है कि मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, तुम्हारे दोस्तों को नहीं। अगले दिन सेल्मा ह्यूगो को अपने साथ लेकर जेल के बॉस के पास जाती है। वहाँ बॉस ने क्लेम को भी बुलाया होता है, क्योंकि क्लेम मेडिसिन के मामले में बहुत होशियार थी और बॉस को उसकी जरूरत थी। जब ह्यूगो और क्लेम को अकेले में बात करने का मौका मिलता है तो ह्यूगो तुरंत क्लेम को सेल्मा के उस बम वाले प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। ह्यूगो क्लेम से कहता है कि हम इस राज का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकते हैं। क्लेम पूरी बात समझ जाती है। तभी बॉस उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाता है। बॉस क्लेम से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन क्लेम बॉस से बात करने के बजाय सेल्मा से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ क्लेम सेल्मा को धमकी देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे उस बम वाले प्लान के बारे में सब पता चल गया है। अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद नहीं किया तो मैं बॉस को सब कुछ बता दूंगी। सेल्मा डर जाती है और क्लेम को भी आजाद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि पहले क्लेम को बॉस का लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। क्लेम इसके लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल के पेट में अचानक तेज दर्द उठता है और वो पेट पकड़कर सीधे वॉशरूम में भागता है। वहां जाकर माइकल अपने शरीर के अंदर से कुछ ड्रग्स के पैकेट बाहर निकालता है। उसी वक्त उसके दोस्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगते हैं। माइकल बुरी तरह घबरा जाता है और जल्दी से सारे ड्रग्स कमोड में डालकर फ्लश चला देता है। माइकल दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उसके दोस्त पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन तभी कमोड का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर बहने लगता है और पानी के साथ साथ ड्रग्स के वो सारे पैकेट भी तैरते हुए बाहर आ जाते हैं। ये देखकर उसके सभी दोस्त सन्न रह जाते हैं और यहीं ये सबसे बड़ा राज खुल जाता है कि माइकल भी ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। उसी समय पहाड़ के ऊपर सेल्मा और उसका भाई बैंको एक समारोह का आनंद ले रहे होते हैं। सेल्मा चुपके से ह्यूगो को एक इशारा करती है। ह्यूगो मौका पाकर बैंको के कमरे में जाता है। वहां जमीन के नीचे वो बॉम्ब सेट करता है और जल्दी से बाहर निकल आता है। इसके बाद ह्यूगो एक दूसरे कमरे में जाता है और अपनी घबराहट शांत करने के लिए शराब पीने लगता है। तभी अचानक बैंको का एक दोस्त ह्यूगो के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ह्यूगो उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाता है और शराब की बोतल नीचे रख देता है। उसी पल कमरे में लगा एक अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। आवाज सुनकर बैंको का वो दोस्त अपनी असली पहचान बता देता है। वो असल में एक अंडरकवर एजेंट होता है जो सेल्मा और बैंको के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए वहां आया था। ये सुनते ही ह्यूगो खौफ से भर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एजेंट उसे कसकर पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त बैंको के कमरे में रखा हुआ वो बॉम्ब एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। बैंको दौड़कर अपने कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि उसके उसी एजेंट दोस्त के शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। वहां मौजूद सभी गार्ड्स लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, क्योंकि सेल्मा ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कमरे के अंदर अब कोई जिंदा नहीं बचा है। इस पूरी खौफनाक घटना को दूर एक छत पर खड़ा होकर वही आदमी देख रहा था जिसकी माइकल ने भागने में मदद की थी। इधर जेल के अंदर जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। जॉन माइकल को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि माइकल भी ड्रग्स का तस्कर है और वो ये सब छिपाकर जॉन की बेटी से शादी करने वाला था। रायन बीच में आकर जॉन को रोकने की कोशिश करता है। इसी हाथापाई में अचानक जॉन का पैर फिसलता है और उसका सिर जोर से सीधे कमोड पर जाकर टकराता है। सब सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन तभी जॉन अचानक अपनी आंखें खोलता है और सभी उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर बैंको अपने दोस्त की ऐसी दर्दनाक मौत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में पागल होकर ह्यूगो के एक दोस्त को पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देकर सच उगलवाता है। वो दोस्त डर के मारे बता देता है कि सेल्मा ही ह्यूगो को अपने साथ लेकर गई थी। बैंको तुरंत समझ जाता है कि ये सारा खेल सेल्मा का है और वो बॉम्ब असल में बैंको को मारने के लिए रखा गया था। हालात बिगड़ते देख सेल्मा बिना एक पल गंवाए वहां से तेजी से भागने लगती है। बैंको अपनी बंदूक निकालता है और सेल्मा का पीछा करना शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हुए भागते हैं। गोलियों की ये आवाज सुनकर टावर पर पहरा दे रहा गार्ड नीचे उतर आता है। छत पर खड़ा वो आदमी ये सब देख रहा था और जैसे ही गार्ड नीचे जाता है वो आदमी चुपके से गार्ड के कंट्रोल रूम में घुस जाता है। वो वहां से फोन करके सभी को बताता है कि सेल्मा और बैंको के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है, इसीलिए सारे गार्ड्स को तुरंत वहां जाना चाहिए। जैसे ही सारे गार्ड्स वहां से जाते हैं अचानक कंट्रोल रूम के सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वहां का मेन कंट्रोलर जैसे ही उन्हें ठीक करने के लिए तार पकड़ता है उसे एक बहुत जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर सभी कैदी पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी कंट्रोलर को होश आ जाता है और वो तुरंत उठ
उठकर इमरजेंसी बटन दबा देता है। इमरजेंसी का अलार्म बजते ही माइकल सबसे आगे भागते हुए उस माइंस वाले मैदान में पैर रखने ही वाला होता है कि तभी रायन उसे पीछे से खींच लेता है। रायन को कुछ दूरी पर धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये खौफनाक आवाज सुनते ही मैदान में भाग रहे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उनके नीचे रखा बॉम्ब फट जाएगा। लेकिन जॉन इन सब बातों की परवाह नहीं करता। उसे लगता है कि भागने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसका बेटा काई उसे चीख चीख कर रोकता है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और भागने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है, एक भयानक धमाका होता है और जॉन का शरीर हवा में उड़कर टुकड़ों में बिखर जाता है। माइकल और रायन सुरक्षित जगह पर खड़े होते हैं। माइकल काई की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि वो फोन मेरी तरफ फेंक दो, जो काई के पास ही गिरा था। माइकल वादा करता है कि अगर काई वो फोन दे देगा तो वो लोग उसे बचा लेंगे। काई उन पर भरोसा करता है और फोन उठाकर माइकल की तरफ उछाल देता है, लेकिन फोन माइकल के बजाय सीधे उस आदमी के हाथ में जाकर गिरता है जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था। फोन मिलते ही वो आदमी तुरंत बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। माइकल और रायन काई को वहीं उस मौत के मैदान में छोड़कर उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। काई पीछे से लगातार उन्हें मदद के लिए पुकारता रहता है, लेकिन रायन और माइकल एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो अपने ही दोस्त को मरने के लिए छोड़ देते हैं। काई के सामने एक तरफ उसके पिता की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके दोस्त उसे धोखा देकर भाग चुके थे। दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड एक नौजवान लड़के को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाता है, जहां क्लेम उसका ऑपरेशन करने वाली थी। तभी उस लड़के की बहन बाहर से कमरे के अंदर एक नकली बॉम्ब फेंक देती है। सभी को लगता है कि बॉम्ब फटने वाला है और वो डरकर कमरे से बाहर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो नौजवान लड़का भागने की कोशिश करता है और गार्ड्स के साथ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। वो गार्ड्स को पीटकर भागने ही वाला होता है कि सेल्मा आकर उसका रास्ता रोक लेती है। तभी क्लेम पीछे से आती है और उस लड़के की गर्दन में एक इंजेक्शन घोंप देती है। लड़का तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। सेल्मा क्लेम के इस काम से बहुत खुश होती है और बॉडीगार्ड को आदेश देती है कि क्लेम को सुरक्षित उसके सेल में ले जाओ। जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, दो छोटे बच्चे आते हैं और बॉडीगार्ड के पेट में चाकू घोंप देते हैं। वो छोटी बच्ची क्लेम को इशारा करती है कि वो वहां से भाग जाए। क्लेम तुरंत बॉडीगार्ड की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। उधर माइकल और रायन उस आदमी के पीछे भागते हुए सुरंग के रास्ते की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें उस अंडरटेकर की लाश दिखाई देती है। दूसरी तरफ क्लेम उसी चाबी से एक कमरे का ताला खोलती है। अंदर जेमा नाम की एक लड़की कैद होती है। क्लेम जेमा की रस्सियां खोलकर उसे आजाद कर देती हैं। जेमा बहुत खुश होती है और क्लेम से कहती है कि मैं तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगी। जेमा चलते हुए कमरे से बाहर निकलती है और अचानक दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है, जिससे क्लेम अंदर ही कैद हो जाती है। क्लेम इस भयानक धोखे से सन्न रह जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी सेल्मा वहां आती है और दरवाजा खोलकर क्लेम से कहती है कि तुम्हारे ऑपरेशन का समय हो गया है। दोनों डॉक्टर के कमरे में जाती हैं, लेकिन वहां जाकर